एक पुरानी कहावत है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक थाना पड़ता है जसपुर, और इसी जसपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है अहमदनगर। बात कर रहा हूँ मैं 13 अक्टूबर 2014 की सुबह। दरअसल अहमदनगर गांव का एक व्यक्ति सुबह सुबह जब अपने काम के सिलसिले से खेतों में जाता है तो देखता है कि खेत में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, वहाँ से भागते दौड़ते गांव में आता है और इस बात की जानकारी पूरे गांव के लोगों को देता है। इधर गांव के लोगों को जैसे ही मालूम चलता है, धीरे धीरे लोग वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तभी उसी भीड़ में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 34 से 35 साल के आसपास है। दरअसल उसके सर में किसी ने गोली मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके पास से एक आधार कार्ड और 4000 रुपये मिलता है, जिसे देख करके ये साफ अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस व्यक्ति की हत्या तो लूट के इरादे से बिल्कुल नहीं की गई थी। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं, सब के सब उस डेड बॉडी को देखकर पहचान जाते हैं। लोग कहते हैं कि साहब, इस व्यक्ति का नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जो गंगूवाला कॉलोनी का रहने वाला है। जयप्रकाश जो ठेलिए पे नारियल लेकर के गली गली में घुमा घुमा करके बेचता था। जैसे ही जयप्रकाश की शिनाख्त हो जाती है, पुलिस इस बात की जानकारी जयप्रकाश के घर वालों को देती है। इस बात की जानकारी जैसे ही जयप्रकाश की पत्नी सुनीता, उसकी माँ और बच्चों को जब मालूम चलता है, सब के सब रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुँचते हैं। पुलिस जब इस हत्या के बारे में जयप्रकाश की पत्नी सुनीता से पूछताछ करती है तो सुनीता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति ने 1 सप्ताह पहले ही हमारा घर लगभग 9 लाख रुपए में बेच दिया है और वो सारा पैसा ले जा करके अपनी बहन केला देवी को दे दिया है। केला देवी जो काशीपुर में रहती है। जयप्रकाश भी 1 सप्ताह से अपने बहन के पास काशीपुर में ही था। सुनीता जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस अब इस बात की सूचना जयप्रकाश की बहन केला देवी को देती है। इधर केला देवी को जैसे ही मालूम चलता है, केला देवी भी घटनास्थल पर पहुँचती है। लेकिन केला देवी जब अपने भाई को मृत अवस्था में देखती है, केला देवी अपने भाई की डेड बॉडी को अपने सीने से लगा करके चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में केला देवी से पूछताछ करती है तो केला देवी पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा भाई कल ये कह करके घर से निकला था कि 14 तारीख को करवा चौथ है, इसीलिए वो अपने घर जा रहा है। मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे भाई की हत्या किसने किया है। पुलिस सबसे पहले जयप्रकाश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए फिर से जयप्रकाश के घर पे जाती है और जयप्रकाश की माँ बिरमो देवी से पूछताछ करती है। बिरमो देवी से जब पूछताछ करती है तो बिरमो देवी रोते भी लगते पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरी बहू ने ही करवाई है। दरअसल सुनीता का हमारे ही बगल के स्कूल का रहने वाला मास्टर हरजीत सिंह के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। जैसे ही बिरमो देवी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस को लगता है कि शायद अब जयप्रकाश की हत्या इसी अवैध संबंध के कारण हुआ है। पुलिस बिरमो देवी के तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और जयप्रकाश की पत्नी सुनीता और उसके आशिक हरजीत सिंह, इन दोनों को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर जब थाने में पहुंचती है, इन दोनों से जयप्रकाश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन ये दोनों पुलिस वालों को सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमें नहीं मालूम कि जयप्रकाश की हत्या किसने किया है। पुलिस इन दोनों के मोबाइल नंबर का CDR भी निकालती है, इनके मोबाइल का लोकेशन भी चेक करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं मिलता है। आखिरकार पुलिस मजबूर होकर इन दोनों को छोड़ देती है। लेकिन पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए जयप्रकाश के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब CDR को चेक करती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे जयप्रकाश पिछले 1 सप्ताह से लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर एक लड़के के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है पंकज।
पंकज जिसकी उम्र है लगभग 17 से 18 साल के आसपास, और ये पंकज कोई और नहीं बल्कि जयप्रकाश की ही बहन केला देवी के देवर का लड़का है, यानी कि केला देवी का भतीजा है। जैसे ही इस तरह का सीडीआर पुलिस को मिलता है, पुलिस इसी सीडीआर के आधार पर पंकज को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब पंकज को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंचती है, पंकज से जयप्रकाश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पंकज भी पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और आखिरकार अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन पंकज जब इस हत्या की कहानी बताता है तो वाकई में हैरान कर देने वाला था। जयप्रकाश के पिता का नाम है गंगाराम। गंगाराम जो जसपुर के अंतर्गत बीएसबी इंटर कॉलेज में चपरासी की नौकरी करता था। हालांकि गंगाराम बहुत साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, लेकिन कॉलेज में नौकरी करने की वजह से कॉलेज के जितने भी टीचर हैं सब के सब जयप्रकाश को भी बेहतर तरीके से जानते हैं, अक्सर उसके घर पे भी आते जाते रहते हैं। इसी बीएसबी इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाला मास्टर हरजीत सिंह। हरजीत जब एक दिन जयप्रकाश के घर पे जाता है और पहली बार जब उसकी पत्नी सुनीता को देखता है तो सुनीता की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। हालांकि हरजीत जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बाद से हरजीत अब सुनीता के नज़दीक जाने के लिए अक्सर उसके घर पे आना जाना ही शुरू नहीं करता है, बल्कि जब भी उसके घर पे जाता है तरह तरह की मिठाइयाँ ले जाता है और उसके बच्चों को देता है और उसके बच्चों से लाड प्यार भी करता है, जिसकी वजह से जयप्रकाश के बच्चे अब जयप्रकाश से कम हरजीत से ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। हरजीत जब भी सुनीता के घर पे जाता है उसे हंसी मजाक करता है, जिसे सुन सुनीता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि हरजीत चाहता क्या है। सुनीता को जैसे ही एहसास हो जाता है कि हरजीत उसे चाहने लगा है, सुनीता भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और अपने आप को हरजीत के हवाले कर देती है। उसके बाद से हरजीत और सुनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हरजीत और सुनीता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से हरजीत सुनीता से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे तभी जाता है जब जयप्रकाश अपने काम पे चला जाता है, उसके बच्चे सारे स्कूल चले जाते हैं। सुनीता से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है और उसके घर के अंदर ही दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता है। पर यह सिलसिला जैसे ही कुछ दिन तक चलता है, एक दिन जयप्रकाश दोनों को अपने ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसके बाद से जयप्रकाश जब अपनी पत्नी का विरोध करता है तो जयप्रकाश की पत्नी सुनीता अपने पति से डरने के बजाय अपने पति से लड़ बैठती है। जयप्रकाश अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीता हरजीत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, जिसकी वजह से अब जयप्रकाश अपनी पत्नी हरजीत और अपने बड़े बेटे विशाल इन तीनों से नफरत कर लेता है। जयप्रकाश जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, सुनीता जब हरजीत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, आखिरकार जयप्रकाश एक फैसला लेता है और अपने घर को 9 लाख रुपये में बेच देता है और वो सारा पैसा लेकर के अपनी बहन केला देवी के पास काशीपुर चला आता है। लेकिन जब काशीपुर में पहुंचता है 9 लाख रुपये अपनी बहन को तो दे देता है, लेकिन अपनी बहन से अपनी पत्नी की सारी करतूतों के बारे में बताता है। जयप्रकाश अपनी बहन से कहता है कि दरअसल मैं अपनी पत्नी, उसके आशिक हरजीत और अपने बड़े बेटे विशाल, इन तीनों को इस दुनिया से हटाना चाहता हूं, और इसके लिए अगर कुछ पैसों की खर्च करने की भी ज़रूरत पड़ेगा, मैं पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूं। जब जयप्रकाश अपनी पत्नी के पूरे करतूतों के बारे में अपनी बहन से बताता है और इन तीनों को इस दुनिया से हटाने की जब बात कहता है, जयप्रकाश की बहन भी इस काम को करने के लिए अपने ही भतीजा पंकज का नाम बताती है। पंकज जिसकी उम्र मात्र अभी 17 से 18 साल के आसपास है। उसके बाद से जयप्रकाश जाकर के पंकज से मुलाकात करता है, अपनी पत्नी हरजीत और अपने बेटे विशाल, इन तीनों को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है। बदले में 4 लाख रुपये देने की भी बात कहता है। लेकिन 4 लाख रुपये की जैसे ही बात कहता है, पंकज भी पैसों की लालच में आ जाता है और इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि ये काम पंकज के अकेले बस का नहीं था, इसीलिए इस काम को करने के लिए पंकज अपने इस षड्यंत्र में अपने 3 दोस्तों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है बबलू जो बरखेड़ा का रहने वाला है, दूसरे का नाम है कपिल जो कटार मलियान का रहने वाला है, और तीसरे का नाम है दीपक जो काशीपुर का रहने वाला है। इन तीनों से जब जयप्रकाश की पत्नी सुनीता, उसके आशिक हरजीत और सुनीता का बड़ा बेटा विशाल, इन तीनों को इस दुनिया से हटाने की जब बात कहता है, बदले में 4 लाख रुपये देने की जब बात कहता है, ये तीनों ही पंकज की बात मान लेते हैं। उसके बाद से जयप्रकाश पंकज को एडवांस के तौर पे 3,60,000 रुपये दे देता है। पंकज ये सारा पैसा लेकर अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद से जयप्रकाश की पत्नी, उसके आशिक और उसके बेटे, इन तीनों को इस दुनिया से हटाने के लिए
रोज़ शाम के वक्त मुलाकात करते हैं और तरह तरह का षड्यंत्र बनाते हैं। हालांकि इन चारों ने इससे पहले एक चूहा तक को भी नहीं मारा था, इसलिए 3-3 लोगों को इस दुनिया से हटाना इतना आसान नहीं था। ये चारों रोज़ शाम को इकट्ठा होते हैं, तरह तरह का षड्यंत्र बनाते हैं, लेकिन षड्यंत्र बनाते बनाते लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। इसके बावजूद भी अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं। जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, इधर अब जयप्रकाश को लगता है कि शायद ये काम इन लोगों के बस का नहीं है। इसीलिए अब जयप्रकाश पंकज के ऊपर दबाव डालने लगता है कि तुम मेरा वो सारा पैसा वापस कर दो। हालांकि 3,60,000 रुपया ये चारों मिल करके उसमें से मैक्सिमम पैसा खर्चा कर चुके थे, इसलिए अब वो सारा पैसा वापस करना इनके बस का भी नहीं था। लेकिन जयप्रकाश जब पंकज के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देता है, ये चारों अब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एक दिन जब ये चारों इकट्ठे मुलाकात करते हैं, उस दिन पंकज के तीनों दोस्त उसे सुझाव देते हुए कहते हैं कि हमारे पास एक प्लान है जिससे हम अपने काम को अंजाम भी दे देंगे और हमें पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। पंकज जब इस प्लान के बारे में पूछताछ करता है तो बबलू उसे समझाते हुए कहता है कि दरअसल हमने सोचा है कि क्यों ना हम जयप्रकाश को इस दुनिया से हटा देते हैं, क्योंकि एक साथ 3 लोगों को इस दुनिया से हटाना हमारे बस का नहीं है। अगर जयप्रकाश को इस दुनिया से हटा देते हैं तो हमसे कोई पैसा भी वापस नहीं मांगेगा, और जयप्रकाश को अगर इस दुनिया से हटा देंगे तो हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि जयप्रकाश का उसके पत्नी के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। जयप्रकाश को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, पंकज भी अपने दोस्तों की बात में आ जाता है, और फिर अब जयप्रकाश को इस दुनिया से हटाने के लिए ये चारों मिल करके एक षड्यंत्र बनाते हैं। इसी षड्यंत्र के तहत जा करके जयप्रकाश से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि जो तुमने हमें काम दिया है, हम वो काम तो तुम्हारा करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। साथ देने की जब बात कहते हैं तो जयप्रकाश कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इसमें बबलू जयप्रकाश से कहता है कि जब हम तुम्हारी पत्नी, उसके आशिक और बेटे को इस दुनिया से हटाने के लिए वहाँ जाएंगे तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। जयप्रकाश अपनी पत्नी और उसके आशिक और बच्चों को इस दुनिया से हटाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने के लिए तैयार था। इसी षड्यंत्र के तहत 12 अक्टूबर 2014 को रात्रि के वक्त बबलू और दीपक जयप्रकाश को अपनी बाइक पर बिठा लेते हैं और उसे जसपुर में लेकर के एक होटल में जाते हैं। पहले उस होटल में बैठ कर के काफ़ी दारू शराब पीते हैं। इधर जयप्रकाश अपनी पत्नी की नफ़रत में काफ़ी मात्रा में दारू शराब पीने लगता है। काफ़ी मात्रा में जब शराब पीता है, जयप्रकाश काफ़ी नशे में आ जाता है। जैसे ही जयप्रकाश काफ़ी नशे में आ जाता है, उसके बाद से बबलू और दीपक जयप्रकाश को अपनी बाइक पे बीच में बिठाते हैं और वहाँ से लेकर के रवाना होते हैं। लेकिन जैसे ही अहमदनगर के गांव में रात्रि के वक्त पहुँचते हैं, वहाँ काफ़ी सुनसान जगह मिल जाता है। जैसे ही सुनसान जगह मिल जाता है, बाइक रोक देते हैं, जयप्रकाश को बाइक से उतारते हैं और उसके सर पे गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से जयप्रकाश की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से बबलू पंकज के नंबर पे फ़ोन करता है और इस पूरी घटना के बारे में उसे बता देता है। उसके बाद से दोनों अपने घर पे जाते हैं और जाकर बड़े आराम से रहने लगते हैं। वाकई में पंकज जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस पंकज के ही तहरीर पे उसके तीनों दोस्तों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असली जब लोगों को मालूम चलता है, तो हर व्यक्ति सिर्फ एक ही जवाब देता है कि जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, एक न एक दिन वो खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।